हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते के बेस्ट 150 क्वेश्चन टोटल मैंने कवर किए हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो वो मैं इसमें आपके लिए डिस्कस करूंगा। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं जैसे यूपीएससी, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सब में ये बहुत ज़्यादा आपको लाभप्रद होंगे। टोटल क्वेश्चन का नंबर है 150। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और अब आप हमारी वेबसाइट पर जो पीडीएफ है वो दोनों तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आंसर्स के साथ भी और बिना आंसर्स के भी। जो बिना आंसर के है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और हमारे जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं अभी क्लैट और केंद्रीय विद्यालय के लिए सबसे ज़्यादा सेलिंग है, और एसएससी, सीजीएल और रेलवेज के लिए हमने अपडेटेड पेन ड्राइव लॉन्च कर दिया है। अगर आप कोई भी पेन ड्राइव लेना चाहते हैं तो 9580048004 पर आपको कॉल करना है। एक बात और, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ और रेलवेज की पेन ड्राइव में हर हफ्ते कम से कम 2 नए वीडियोस आपको मिलेंगे। ये आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इनको देख वही पाएगा जिसके पास पेन ड्राइव होगी। तो चलिए अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला सवाल है कि केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, पहले मैं पिनरई विजयन के बारे में बता देता हूं। इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, और इसको आप लेफ्ट बोल सकते हैं, वामपंथी बोल सकते हैं। पिनरई विजयन ने एक स्कीम स्टार्ट की है जिससे केरल के अंदर जो भी पानी के भंडार हैं उनको क्लीन किया जाएगा और वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो कल्टीवेबल एरिया है यानी कि वो जमीन जिस पर फसल उगाई जा सकती है उसको भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उस पर से गंदगी हटाई जाएगी। तो इस स्कीम का नाम पिनरई विजयन ने क्या रखा है? इस स्कीम का नाम रखा है हरिता केरलम। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिता केरलम, 8 दिसंबर को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और पिनरई विजयन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम है धर्मडाम। धर्मडाम केरल के अंदर। इनमें से कौन सा राज्य है जो 18वां राज्य बना जिसने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना को अपनाया है? 18वां राज्य। और ये इसमें एक बहुत बड़ा जो डिवाइड है वो देखा जा रहा है, क्योंकि ये स्कीम बीजेपी सरकार ने लॉन्च की है। तो शुरू वाले जो राज्य हैं सारे बीजेपी के हैं, कांग्रेस वाले जो राज्य हैं वो बाद में इसे अपना रहे हैं। लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो बिजली वितरण की कंपनियां हैं यानी जिनको बोलते हैं डिस्कॉम, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को शॉर्ट में कहा जाता है डिस्कॉम, वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा लॉस में है। इसीलिए उन कंपनीज को रिवाइव करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसका नाम है उदय स्कीम, यानी कि उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। और पहला राज्य जिसने उदय को अपनाया था वो था झारखंड। ये आपको याद रखना है। और अभी अभी एक स्कीम और लॉन्च हुई है जिसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। पहला राज्य जिसने उड़ान स्कीम को अपनाया है वो है असम। तो जो भी सेंटर की स्कीम होती है सबसे पहले उसे बीजेपी के खुद के जो राज्य हैं वो अपनाते हैं। 18वां राज्य जिसने उदय स्कीम को अपनाया वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश ने इतना लेट क्यों अपनाया? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर वीरभद्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सी ऐसी ट्रेन है जो दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है? लेकिन अभी अभी ये न्यूज में इसलिए आई क्योंकि इसमें 2 नए डब्बे डाल दिए गए हैं, 2 नए डब्बे और जोड़ दिए गए हैं। पहले इस ट्रेन में जो डब्बे थे वो थे 5, अब इसके अंदर 2 डब्बे और, तो टोटल डब्बे इस ट्रेन में हो जाएंगे 7। चलती फिरती हॉस्पिटल है ये ट्रेन। और इस ट्रेन का नाम आपसे पूछा है, इस ट्रेन का नाम है द लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ये मैं समझता हूं एक आसान सवाल था, आपको पहले से ही पता होगा। और इस ट्रेन को का जो इनॉग्रेशन है ये 2 नए डब्बों का, ये भी किया हमारे रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने। अभी अभी 2 बहुत बड़े बैंक हैं जो मिडल ईस्ट के, मध्य पूर्व के, जो आपस में मर्ज हो गए हैं, मिल गए हैं, एक दूसरे में समा गए हैं, और दोनों ने मिलकर $178 बिलियन का एक बहुत ही बड़ा बैंक बना दिया है जो पूरे मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैंक होगा। तो ये 2 बैंक जो मिले हैं इनका नाम है, पहला है आबू धाबी, बैंक ऑफ आबू धाबी। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है। और दूसरा बैंक है फर्स्ट गल्फ बैंक। तो ये बहुत बड़े बैंक है और अब दोनों मिल गए तो अब तो बहुत ही बड़ा बैंक हो गया। और ये जो नया बैंक बना है ये पूरे मध्य पूर्व का जितने भी गल्फ कंट्री हैं उनका सबसे बड़ा बैंक होगा। इस बैंक का नाम क्या होगा आपसे ये पूछा है। इस बैंक का नाम रखा गया है एनबीएडी। एनबीएडी। पाकिस्तान ने इनमें से भारत से आयात की जाने वाली किस चीज से प्रतिबंध हटा दिया है? यह चीज हम पाकिस्तान को बेचते थे। आप जानते हैं भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ है और पाकिस्तान को काफी छूट मिली हुई है बिजनेस के अंदर। पाकिस्तान भारत से आयात करता है, चाहे दोनों देशों के बीच में रिश्ते कितने ही खराब क्यों ना हो। और पाकिस्तान ने भारत से इस चीज का आयात बंद कर दिया था, बैन लगा दिया था वाघा के थ्रू और कराची बंदरगाह के थ्रू, लेकिन अब फिर से चालू कर दिया है। किस चीज पे इन्होंने बैन लगाया था? ये इन्होंने बैन लगाया था कपास के ऊपर, यानी कॉटन। कॉटन भारत में
जहां ब्लैक सॉइल होती है वहां पर पाई जाती है। काली मिट्टी में उगती है कॉटन, और ब्लैक सॉइल एक वॉल्केनिक सॉइल है, इसीलिए जहां पर पहले ज्वालामुखी हुआ करते थे वहां पर ब्लैक सॉइल मिलती है। जैसे काठियावाड़ प्लेट्यू, जैसे मालवा प्लेट्यू, जैसे डेक्कन प्लेट्यू, वहां पर मिलती है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल का एक और नाम भी है रगूर, इसे रगूर भी कहते हैं। और भारत में कॉटन सबसे ज्यादा होती है, एक तो गुजरात में और दूसरा महाराष्ट्र में। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे साल की सर्वश्रेष्ठ कंपनी का अवार्ड दिया है फॉर्च्यून मैगजीन ने, यानी कि कंपनी ऑफ द ईयर? ये इन्होंने दिया अपनी जो सालाना ब्लू रिबन रैंकिंग है उसके अंदर। साल की सर्वश्रेष्ठ कंपनी का खिताब मिला है गूगल की पेरेंट कंपनी को, यानी अल्फाबेट। गूगल एक कंपनी है अल्फाबेट के अंदर। अल्फाबेट की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन गूगल अगर ऑप्शन में हो और अल्फाबेट, तो आपको अल्फाबेट मार्क करना है, और अगर अल्फाबेट ना हो तो फिर आपको गूगल मार्क करना है। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे CII नेशनल क्वालिटी 2016 अवार्ड मिला, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से लागू किया EFQM मॉडल, यानी कि यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट का मॉडल इस कंपनी ने बहुत अच्छे से लागू किया, इसके लिए इसे मिला है CII नेशनल क्वालिटी 2016 अवार्ड। इस कंपनी का नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यानी कि BEML। सो आंसर है BEML। और ये जो बाकी तीन कंपनियां हैं, ये तीनों की तीनों ये महारत्न कंपनियां हैं, गेल, सेल और भेल। BEML, भारत, मैं रिपीट कर देता हूं नाम, तो भेल और BEML में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ऑप्शन दोनों एक जैसे दिखते हैं। इस कंपनी का नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इनमें से कौन से देश के साथ भारत ने एक समझौता किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आपसी सहयोग के लिए? किस किस चीज में? बहुत सारी चीजों में, जैसे स्पेस, अंतरिक्ष से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अंतरिक्ष तकनीक यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी चीजों में काम आती है। ऊपर से सैटेलाइट आपको बहुत सारी चीजें दे सकती हैं, जैसे मौसम की जानकारी, एजुकेशन, GPS, आपका लोकेशन, आपका कम्युनिकेशन, बहुत चीजों में हेल्प करती है। तो इन सब चीजों में भारत ने आपसी सहयोग के लिए किस देश के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत ने साइन किया है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के जो हेड ऑफ स्टेट हैं अभी अभी भारत आए थे, अशरफ घानी, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ZED सर्टिफिकेशन स्कीम भारतीय सरकार ने शुरू की है। क्या है ZED स्कीम? गवर्नमेंट स्कीम्स पे कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत अच्छे से करना गवर्नमेंट स्कीम। ZED सर्टिफिकेशन स्कीम है कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हैं, यानी जो छोटे, लघु और मीडियम दर्जे के उद्योग हैं, उनमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए यह स्कीम स्टार्ट की गई है। तो इस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? ZED स्कीम का फुल फॉर्म है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, यानी आंसर है बी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने के वैज्ञानिकों ने, जो रिसर्चर्स हैं वहां के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये डिस्कवर किया है कि एक मेटल है इनमें से, सेमी मेटल, उसमें अगर आप -273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में उसे रखेंगे तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा मेटल है जिसको -273 डिग्री सेल्सियस पे रखने पे वो सुपर कंडक्टर का काम करता है। ये है बिस्मथ। और ये जो चमत्कारी जो खोज है ये की है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साइंटिस्ट ने। और -273 डिग्री होता है, अगर ऑप्शन में सेल्सियस में ना हो तो केल्विन, 530 केल्विन। अभी अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रोग्राम था ये इस बारे में था कि किस तरह वो कंट्रीज जिनके अंदर लोकतंत्र है उसको और पुख्ता किया जाए, इलेक्शंस को किस तरह से कंडक्ट कराया जाए अच्छे से, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस किस तरह से हों। इस पे मैनेजमेंट के ऊपर था ये पूरा जो सेमिनार था, पूरा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। नई दिल्ली के अंदर इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर ये आयोजित किया गया। तो आपको बताना है कौन से देशों ने इसमें हिस्सा लिया, कौन से लोकतांत्रिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया। ये देश हैं सार्क के देश। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके अंदर 8 देश आते हैं। पहले 7 थे, फिर अफगानिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था, तो टोटल देश हैं 8। और सार्क की समिट पाकिस्तान में होने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई थी, क्योंकि बहुत सारे देशों ने कहा कि पाकिस्तान में टेररिज्म की वजह से इस तरह के हालात नहीं है विच आर कंड्यूसिव फॉर टॉक्स। अगर आप सीजनल टिकट खरीदते हैं ऑनलाइन सब अर्बन रेलवे नेटवर्क्स में डिजिटल पेमेंट के थ्रू, तो आपको कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? ये सारे जो फैसले हैं ये अनाउंस किए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, जिससे लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जाएं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ जाएं। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं सीजनल टिकट्स की सब अर्बन रेलवे नेटवर्क्स में,
तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो होगा 0.5%। 0.5%। इसी तरह मिलता जुलता सवाल है, अगर आप अपनी रेलवे की टिकट बुक कराते हैं ऑनलाइन तो आपको कितना फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा, यानी कि किसी हादसे में आपको जो बीमा मिलेगा वो कितना मिलेगा, और ये सारा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस आपको क्या करना है, ऑनलाइन टिकट बुक करनी है। ये 10 लाख रुपए तक का आपको बीमा मुहैया कराया जाएगा। और इसी कड़ी में तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल ये है कि अगर आप अपना जो बीमा पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको ऑनलाइन परचेज करते हैं यानी कि डिजिटली, तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा जनरल इंश्योरेंस के ऊपर और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, यानी जीवन बीमा और जनरल बीमा के ऊपर आपको कितने % डिस्काउंट मिलेगा रेस्पेक्टिवली। यानी जो पहले वाला परसेंटेज है वो जनरल इंश्योरेंस के लिए है और दूसरा वाला जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए है। आपको 10% मिलेगा जनरल इंश्योरेंस पे डिस्काउंट और 8% मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस पे डिस्काउंट। तो आंसर है डी, 10 एंड 8% रेस्पेक्टिवली। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है, हरीश रावत यहां के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने 3 ऐसे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के, जिनमें शराब बंद कर दी है। उन्होंने जो वहां के राज्य की सरकार है उत्तराखंड की, उसको ये निर्देश दिए कि तुरंत 3 जिलों के अंदर शराब बंद कर दी जाए। इनमें से कौन सा वो जिला नहीं है जिसमें शराब बंद की गई है? 3 जिले जिनमें शराब बंद की गई है वो हैं उत्तरकाशी तो है, दूसरा है रुद्रप्रयाग और तीसरा है चमोली। तो पौड़ी गढ़वाल नहीं है, तो आंसर है पौड़ी गढ़वाल। और उत्तरकाशी वो डिस्ट्रिक्ट है जहां से गंगा निकलती है, गंगा और यमुना दोनों निकलती हैं उत्तरकाशी से। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ये चेक करते हैं कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड आइटम हैं, वो सुरक्षित किस तरह से रखे जाएं, ये मेक श्योर करना काम है FSSAI का। उन्होंने इनमें से किस पदार्थ की, किस ऑब्जेक्ट की जो हम फूड पैकिंग करते हैं उस पर रोक लगा दी है। यानी कि खाना हम जब पैक करते हैं, रोल करते हैं, तो ये चीज यूज नहीं करेंगे। सिल्वर फॉइल, न्यूज़पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल या पेड़ों की पत्तियां, ये चारों ही यूज होती हैं खाने को पैक करने के लिए। तो जो प्रतिबंध लगाया है वो लगाया है न्यूज़पेपर्स के ऊपर, क्योंकि FSSAI का ये कहना है कि न्यूज़पेपर्स के अंदर कुछ ऐसे दूषित केमिकल होते हैं जो खाने के अंदर जा सकते हैं अगर आप खाना न्यूज़पेपर के अंदर रखते हो तो। L&T, लार्सन एंड टूब्रो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी कंपनी है, बहुत सारे फील्ड्स के अंदर है, IT से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर बहुत सारे फील्ड्स में है। सो L&T को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है गुजरात क्रिकेट अकेडमी ने, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने, कि वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाएंगी। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेडियम है जो सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया का बनाया जाएगा? अगर आप बात करें सीटिंग कैपेसिटी को, यानी कि कितनी ऑडियंस यहां पर बैठ सकती है, सिर्फ उसकी बात की जाए, ये स्टेडियम है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम और ये स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर। ऑप्शन बी देखिए, HPCA स्टेडियम धर्मशाला, ये भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होने वाला स्टेडियम है। आज के लिए आपका पहला सवाल, भारत में ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर के अंदर है? ग्रीन पार्क स्टेडियम। अभी अभी एक टीवी चैनल है जो हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स, उस डिपार्टमेंट के जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ये टीवी चैनल लॉन्च किया है। ये टीवी चैनल जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पर कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएगा, उनको उसकी जानकारी देगा। इस टीवी चैनल का नाम क्या रखा गया है? इस टीवी चैनल का नाम रखा है डीजी शाला, डीजी शाला। सो आंसर है सी। इनमें से किसको हराकर सौरव कोठारी को किसने हराया और IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स लॉन्ग अप टाइटल जीता बेंगलुरु में? तो ये लॉन्ग अप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है पंकज अडवाणी ने, तो इसमें कहा है वर्ल्ड बिलियर्ड्स लॉन्ग अप टाइटल, और इसमें सौरव कोठारी को हराया पीटर गिलक्रिस्ट ने। सो आंसर है पीटर गिलक्रिस्ट, और पीटर गिलक्रिस्ट है सिंगापुर में, इनकी जो नेशनलिटी है वो है सिंगापुर। इनमें से इलिनॉय जो अमेरिका के सबसे बड़े स्टेट्स में से एक है, शिकागो भी इलिनॉय के अंदर है। सो इलिनॉय यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इनमें से कौन सा तत्व, कौन सा अणु थर्मोस्फीयर के अंदर डिस्कवर किया है? कौन से
एलिमेंट के एटम्स इन्होंने थर्मोस्फीयर जो कि दूसरा लेयर है, उसके अंदर सेकंड हाईएस्ट जो लेयर है थर्मोस्फीयर अर्थ का, उसको बोलते हैं, उसमें इसमें से कौन से एलिमेंट के एटम डिस्कवर किए हैं? ये एटम है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन जिसको हम लिखते हैं H2, इसका जो मॉलिक्यूल है वो है H2 और इसका जो एटम है वो है H। इनमें से कौन सा वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जिसने बटरफ्लाई स्विमिंग के अंदर अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फीना शॉर्ट कोर्स वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में, जो हुई विंडसर ओंटारियो में, और ओंटारियो है कनाडा के अंदर। तो आपको बताना है वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन सा है। और एक हिंट देता हूं आपको, साउथ अफ्रीका के हैं ये, इनका नाम है चैड ले क्लॉस। और चैड ले क्लॉस आपको याद होगा, पिछले ओलंपिक्स में ऐसा समझा जा रहा था कि माइकल फेल्प्स आसानी से 100 मीटर बटरफ्लाई जीत जाएंगे, लेकिन चैड ले क्लॉस ने उन्हें हरा के सबको चौंका दिया था। तो चैड ले क्लॉस बहुत ही लेजेंडरी स्विमर हैं साउथ अफ्रीका के। हमारे रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इनमें से एक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की है जिसका नाम रखा है गीता जयंती। और ये आप जानते हैं गीता महोत्सव हरियाणा में मनाया जा रहा है क्योंकि जो गीता का पाठ है वो कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। सो गीता जयंती, इसी उपलक्ष्य में इसका नाम रखा गया है। कौन से दो स्टेशन के बीच में ये ट्रेन चलेगी? सवाल ये है। इनमें से एक स्टेशन है हरियाणा का और दूसरा है उत्तर प्रदेश का। ये ट्रेन चलेगी कुरुक्षेत्र से मथुरा तक। सो आंसर है कुरुक्षेत्र एंड मथुरा। भारत में कितने ऐसे दिव्यांग लोग हैं, कितने ऐसे दिव्यांग जिन्हें कहते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इनको हमारे प्रधानमंत्री ने नाम दिया था दिव्यांग, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, असाक्षर हैं। तो कितने ऐसे दिव्यांग हैं भारत में जो असाक्षर हैं? यह रिपोर्ट आई सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 45% दिव्यांग अनपढ़ हैं, असाक्षर हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने इनमें से जो गुज्जर को और 5 और कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह रूल है कि किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो राजस्थान में 50% से ज्यादा थी और अब गुज्जर्स को रिजर्वेशन कैंसिल कर दी है राजस्थान हाई कोर्ट ने। कितने परसेंट रिजर्वेशन दी थी राजस्थान की सरकार ने गुज्जर और 5 और समुदायों को? यह रिजर्वेशन थी 5%, 5% इन द स्टेट। इनमें से कौन सी महिला पहली कनाडा की महिला है जिनका फोटो $10 के, ये कैनेडियन डॉलर है, 10 कैनेडियन डॉलर के नोट पर छापा जाएगा? ये पहली ऐसी महिला बनी। मानवाधिकारों के लिए इन्होंने जबरदस्त काम किया है। इनका नाम है वाओला डेसमंड। वाओला डेसमंड का चित्र होगा कनाडा के $10 के नोट पे, $10 के नोट पे। कोका कोला कंपनी, बेवरेजेस कंपनी कोका कोला का नया चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर किसे चुना गया है, किसे अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? कोका कोला कंपनी का नया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम है जेम्स क्विंसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोका कोला जो है ये फोर्ब्स 100 कंपनी है। सो जेम्स क्विंसी है सीईओ कोका कोला के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया ये भी पूछ सकते हैं, यानी कोका कोला के जो आउटगोइंग सीईओ हैं वो हैं मुहतर कैंट। पहले थे मुहतर कैंट और अब हैं जेम्स क्विंसी। इनमें से कौन सी जर्मन कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में, जो जर्मनी की राजधानी भी है, जिसने फूड पांडा को एक्वायर कर लिया है? फूड पांडा आप जानते हैं ये एक ऑनलाइन फूड ऑर्डर की कंपनी है। यहां पर आप अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं। इस कंपनी को खरीद लिया है एक जर्मनी की कंपनी ने, जिसका हेडक्वार्टर है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। इस कंपनी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन है मर्जर एंड एक्विजिशन से। इस कंपनी का नाम है डिलीवरी हीरो। डिलीवरी हीरो। इनमें से कौन सा राज्य है जो देश का पहला और सबसे बड़ा क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कैरी आउट कर रहा है? यानी कि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं उनको बीमा दिया जा रहा है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है। और ये बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं, लगभग 20 लाख से ज़्यादा ऐसे फार्मर हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा। और यह किया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की है जिसका नाम है वादी की सैर? वादी बोलते हैं किसी घाटी को, वादी की सैर यानी टूर ऑफ द वैली। ये स्पेशल एक ट्रेन स्टार्ट की गई है, ये आपको बताना है। ये जो ट्रेन है ये खासकर बच्चों के लिए की गई है। ये ट्रेन 2 स्टेशन के बीच में चलेगी। बनिहाल से ये चलेगी बारामूला।
तो अब आप समझ गए होंगे किस राज्य की बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर। और इसको हरी झंडी दिखाई खुद महबूबा मुफ्ती ने, जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां पे दुनिया की सबसे लंबी रेल की सुरंग, जिसका नाम है गॉटहर्ड बेस टनल, वो चलित हो गई, यानी चालू हो गई, चलन में आ गई। ये जो गुफा है, ये जो टनल है, ये रेलवेज के लिए है। रेल इसमें से चलेगी। 17 साल लगे हैं इसको टनल को बनने में, सुरंग को बनने में। और इसमें जो खर्चा आया है वो आया है लगभग $12 बिलियन, यानी कि लगभग लगभग आप बोल सकते हैं 90,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस सुरंग को बनाने में। और ये सुरंग है स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, जैसे जेनेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेवा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा ज्यूरिक है, जहाँ पे ज्यूरिक लेक है। तो स्विट्जरलैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने टाटा ट्रस्ट के साथ एक टाई अप किया है, अनुबंध किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिससे जो राज्य का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें सुधार किया जा सकेगा? क्योंकि यह राज्य अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आधार कार्ड से लिंक कर रहा है। आधार कार्ड से लिंक करने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे जो धांधली होती है पैसों की, जो अनफेयरनेस क्रिएट होती है सिस्टम में, वो चली जाती है। वेरिफिकेशन आसान हो जाता है। ये किया है अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आधार से लिंक करके बना दिया है आधार एनेबल्ड पीडीएस, यानी इसको शॉर्ट में लिखते हैं AEPDS। और ये कैरी आउट करेगा टाटा ट्रस्ट। इनमें से दीपा कर्माकर, आप जानते हैं मशहूर जिम्नास्ट, जो पहली जिम्नास्ट बनी जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, फोर्थ आई, बहुत ही कम मार्जिन से चूक गई पदक लेने से। तो दीपा कर्माकर के जीवन पे एक बुक लिखी गई है। ये बुक लिखी है 3 लोगों ने मिलके। ये किताब लिखी है उनके कोच जो थे विश्वेश्वर नंदी, मिस्टर विश्वेश्वर नंदी थे दीपा कर्माकर के जिम्नास्ट कोच। उसके अलावा विमल मोहन और दिग्विजय सिंह दियो, 3 लोगों ने मिलकर लिखी है। इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम रखा है दीपा कर्माकर द स्मॉल वंडर। दीपा कर्माकर द स्मॉल वंडर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने इनमें से कौन से खेल को प्रोविजनल मान्यता दे दी है, प्रोविजनल रिकॉग्निशन दे दी है? यानी कि 3 साल तक यह खेल रिकॉग्नाइज्ड रहेगा। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि अगले ओलंपिक खेल जो टोक्यो में होंगे 2020 में, उसमें इस खेल को शुमार किया जाए या ना किया जाए। यह डिसीजन 3 साल बाद लेंगे। अभी के लिए इसको रिकॉग्निशन दे दी है, वैलिडेशन, मान्यता दे दी है। यह खेल कौन सा है? ये 2 खेल हैं। एक है मार्शल आर्ट ऑफ मुआ थाई और दूसरा है चीयर लीडिंग। सो आंसर है बोथ 1 और 2। शतरंज ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं है। मार्शल आर्ट ऑफ मुआई थाई और चीयर लीडिंग हो सकता है अगले ओलंपिक्स में ये दोनों खेल हो जाएं। अगले ओलंपिक खेल होंगे टोक्यो में, जापान की राजधानी, 2020 में। इनमें से कौन सी फीमेल है जो पाकिस्तान की पहली फीमेल बनी, पहली महिला बनी, जो वहां की बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट, यानी कि जो बॉम्ब जब कोई उसका खतरा होता है तो उसे डिफ्यूज करने के लिए जो स्क्वाड आता है उसका हिस्सा बनी? इनका नाम क्या है? ये वुमेन एम्पावरमेंट पे, नारी सशक्तिकरण पे एक काफी अहम कदम पाकिस्तान ने उठाया है। इनका नाम है राफिया कासिम बैग। राफिया कासिम बैग। किरण बेदी, इनमें से कौन सा गांव गोद ले रही हैं? आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉडल विलेज स्कीम के अंदर या फिर प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बहुत सारे गांव गोद लेते हैं। तो किरण बेदी कौन सा गांव गोद ले रही हैं, ये सवाल है। ये गांव जो गोद ले रही हैं ये मानावेली असेंबली के अंदर है। इस गांव का नाम है थिमानक्कन पलयम। वेरी इंपॉर्टेंट, थिमानक्कम पलयम। और इसके अलावा ये सारे विलेजेस इंपॉर्टेंट हैं। गोलपल्ली वो गांव है जो सचिन तेंदुलकर गोद लेने वाले हैं। और पुत्तम राजूवरी कंद्रिगा वो गांव है जो सचिन तेंदुलकर ने आज से 2 साल पहले गोद लिया था। और इस गांव में शानदार उन्होंने काम किया है। इस गांव को आदर्श ग्राम बना दिया है। पुत्तम राजूवरी कंद्रिगा। गोलपल्ली अभी लेंगे। तीसरा गांव है खुटिया। तो खुटिया जो गांव है ये प्रकाश जावड़ेकर, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, वो गोद ले रहे हैं, खुटिया गांव। तो ये हैं 4 गांव। इस तरह से और भी बहुत सारे हमारे मंत्री हैं जो गांव गोद ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक गांव गोद लिया था जिसका नाम था जयापुर, वाराणसी के अंदर। इस गांव की रिपोर्ट आई है। इस गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इस गांव के अंदर कुछ भी 2.5 साल के अंदर काम नहीं हुआ है। आदर्श ग्राम बनना तो दूर, इस गांव में कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो इस गांव की जो रिपोर्ट आई है बहुत ही नेगेटिव है। इसके अलावा बहुत सारे और सांसद हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC एक नया बेसिन बना रही है जिससे भारत में जो गैस की आपूर्ति है, खासकर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है
उत्तर पूर्व उसके अंदर कमी पूरी की जा सके और नए नए जो ऑयल और गैस के साधन हैं वो जुटाए जा सकें। इसके लिए ये बेसिन बना रही है हमारी कंपनी ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि एक महारत्न कंपनी है। तो आपको बताना है ये कहां पर बना रही है, नॉर्थ ईस्ट के किस रीजन के अंदर ये बेसिन बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर। सो आंसर है डी। इनमें से कौन सी किताब है जो अभी अभी हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च करी है अपने 81वें जन्मदिन के ऊपर? तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 किताबें लॉन्च करी हैं और ये हैं वो तीनों किताबें। पहली का नाम है राष्ट्रपति भवन फ्रॉम राज टू स्वराज, दूसरी है इंद्रधनुष द्वितीय और तीसरी है लाइफ एट राष्ट्रपति भवन। सो आंसर है ऑल ऑफ दीज। रायसीना हिल वो हिल है जहां पर प्रणब मुखर्जी रहते हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल। सांभर लेक, सांभर लेक अभी अभी न्यूज में आया था। कहां पर है सांभर लेक? सांभर लेक भारत का वो लेक है जहां पर सबसे ज्यादा नमकीन पानी है। अगर मैं पानी के अंदर पर लीटर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट की बात करूं तो सबसे नमकीन पानी सांभर लेक का है। सांभर लेक है राजस्थान के अंदर, जयपुर। और ये न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उन्होंने कहा था कि सांभर लेक के जो आसपास के जो एरिया हैं उनमें जो जमीन है वो किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार नहीं दे सकती किसी को। ये वेटलैंड कंजर्वेशन में एक अहम फैसला था, वेटलैंड्स को बचाने के लिए। और अगर पूछें कि भारत का सबसे लंबा नमकीन पानी का लेक कौन सा है, तो फिर आंसर पलट जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा चिल्का लेक। दोनों में फर्क है, सांभर लेक उतना बड़ा नहीं है लेकिन इसका पानी सबसे ज्यादा नमकीन है, खारा है। लेकिन जो चिल्का लेक है ये सबसे लंबा लेक है। चिल्का लेक है ओडिशा के अंदर। इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो बार्सिलोना, कैटालुनिया में पड़ता है, स्पेन में बार्सिलोना के साइंटिस्ट ने, इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बायोमेडिसिन, इसके वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह प्रोटीन है जो कैंसर फैलाता है। इसकी रिसर्च की गई है। तो इस प्रोटीन का नाम क्या है? इसका नाम है CD36। इनमें से किस व्यक्ति को लेजियन ऑफ ऑनर, जिसे फ्रांसीसी भाषा में बोलते हैं ऑर्डर नेशनल दे ला लेजियन d'honneur, यानी कि लेजियन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आपको बताना है ये किस व्यक्ति को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लेजियन ऑफ ऑनर हर दूसरे महीने किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो बिल्कुल लेटेस्ट वाला आपसे पूछा जाएगा। अभी अभी दिया है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, जिनका नाम है जॉन कैरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो बस 30 दिन और बचे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। 20 जनवरी को ओबामा की सरकार खत्म हो रही है, फिर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी अपना नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुन लिया है और वो है रेक्स टिलरसन। तो रेक्स टिलरसन बहुत अहम क्वेश्चन है, जरूर आएगा। आपसे पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट में कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने भारत के अंदर अपना पहला साइबर सिक्योरिटी एंगेजमेंट सेंटर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CSEC, उसको लॉन्च किया है? ये इनका भारत के अंदर पहला है और ये खोलेगी दिल्ली के अंदर। इस कंपनी के जो CEO हैं वो एक भारतीय हैं, सत्य नडेला, जो हैदराबाद के हैं। आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। DGAD बोलते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज को, यानी कि ये चेक करती है कि भारत में कोई विदेशी कंपनी अपना गंदा क्वालिटी का माल तो नहीं बेच रही है या फिर डंपिंग तो नहीं कर रही है। वो काम है DGDA का। तो DGAD ने कहा है कि चाइना से हम आयात करते हैं एक प्रोडक्ट, उस पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए या फिर उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देनी चाहिए। ये प्रोडक्ट कौन सा है? क्योंकि चाइना से जो ये प्रोडक्ट आ रहा है, एक तो ये बहुत ही इंफीरियर, घटिया क्वालिटी का है, और दूसरा इसके ऊपर जो चाइना है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता, इसलिए ये प्रोडक्ट इंडिया में बहुत सस्ते दामों में बिकता है, जिससे भारत की जो कंपनियां हैं उन पर फर्क पड़ता है। यानी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इस प्रोडक्ट का, वो अफेक्ट होता है। ये प्रोडक्ट है स्टील की बनी हुई ट्यूब और स्टील की बनी हुई पाइप्स, स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। अभी अभी एक म्यूजियम है जो विंटेज टेपेस्ट्री और कारपेट का म्यूजियम है भारत में। कहां इसका विमोचन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ? ये कारपेट जो होते हैं, जो चटाइयाँ होती हैं बहुत महंगी, बहुत ही जिनमें बुनकरी होती है, ऐसी चटाइयों का, कारपेट का म्यूजियम अभी अभी उसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर बना है ये म्यूजियम? ये म्यूजियम बना है राष्ट्रपति भवन के अंदर। सो आंसर है डी, राष्ट्रपति भवन। इसका विमोचन किया, उद्घाटन किया खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने 81वें जन्मदिन पर। और 7 लोक कल्याण मार्ग बोलते हैं रेस कोर्स रोड को, नया नाम है रेस कोर्स रोड का, लोक कल्याण मार्ग। 7 लोक कल्याण मार्ग, ये एड्रेस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एड्रेस है ये। और 10 जनपद, ये एड्रेस है सोनिया गांधी का। यूरोपियन यूनियन
ईयू यूरोपियन यूनियन ने इनमें से कौन से देश की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे ये जो देश है इसके अगर रेफ्यूजीज इस देश में आते हैं तो ये देश इन्हें कुछ समय के लिए असाइलम देगा और इनको वापस भेजने में भी सहायता प्रदान करेगा। यानी कि रेफ्यूजीज की ट्रीटमेंट अच्छे से करने के लिए ये देश इसने रिक्वेस्ट की ईयू से और ईयू ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया। ये देश कौन सा है? ये देश है माली। सो आंसर है माली। माली को बाली से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। बाली जो है वो इंडोनेशिया के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं बाली। मैं बात कर रहा हूं माली की। माली एक छोटा सा देश है। इसमें जो साइंटिस्ट हैं कार्ल श्रू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उन्होंने जो वातावरण के ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी लेयर हैं उनमें कौन सी गैस पहली बार खोजी है। और ये जो गैस है ये भारत और चीन के वातावरण में खोजी गई है ट्रोपोस्फियर के अंदर। तो बहुत सारे लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है। तो ट्रोपोस्फियर पहला लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। सारी जो हमारी क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस हैं सब ट्रोपोस्फियर में होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर वो लेयर होता है जिसके अंदर ओजोन होता है। ओजोन का जो लेयर है जो हमें हार्मफुल किरणों से बचाता है और कई तरह की किरणों से हमें ये बचाता है, जैसे अल्ट्रावायलेट सी से बचाता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर प्लेन भी उड़ते हैं, जो एरोप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर कौन सी गैस पहली बार डिस्कवर हुई है? ये गैस है अमोनिया। N2 बोलते हैं नाइट्रोजन को, CH4 बोलते हैं मीथेन को, O3 बोलते हैं ओजोन को और O2 बोलते हैं ऑक्सीजन को। इनमें से कौन सा देश है जो साउथ चाइना सी के कंट्रीज हैं, साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द हैं, जो दक्षिण चीनी सागर जैसे फिलीपींस है, जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया है। तो ये सारे जो कंट्री हैं साउथ चाइना सी कंट्री, इनको सुनामी से निपटने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रदान करेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम ये है कि अगर इन देशों में कोई सुनामी आता है तो इन्हें बहुत पहले पता चल जाएगा और लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ये तकनीक इन देशों को दे रहा है भारत और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है क्योंकि इन सारे देशों से भारत दोस्ती बढ़ाना चाहता है चाइना को काउंटर करने के लिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता इसे प्राप्त है। यह हम हर साल किस दिन मनाते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश में जितने भी नागरिक हैं सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। सबको प्राइवेट सेक्टर नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी अस्पतालों में कम दाम में हेल्थ अवेलेबल होनी चाहिए। इसी से पता चलता है किसी देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस तरह का है। सो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हम हर साल मनाते हैं 12 दिसंबर को। सो आंसर है 12 दिसंबर। जोको विडिडो ये अभी अभी भारत आए। ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? जोको विडिडो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? ये देश है इंडोनेशिया। और आपको मैं बता दूं इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिससे भारत के बहुत पुराने संबंध हैं। इंडोनेशिया के अंदर फॉर एग्जांपल एक आइलैंड है सुमत्रा। इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। इंडोनेशिया की जो नेशनल एयरलाइन है उसका नाम है गरुड़। तो अब आप समझ ही गए होंगे इंडोनेशिया और भारत कितने क्लोज हैं। गरुड़ नाम है, जैसे हमारी इंडियन एयरवेज है वैसे ही इनका जो नेशनल एयरलाइन है हमारी एयर इंडिया है, जैसे इनकी है गरुड़। तो बहुत ही सांस्कृतिक हमारे इनके साथ टाई अप बहुत पुराने समय से रहे हैं इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और मेजॉरिटी ये एक इस्लामिक देश है। मलेशिया में भी ज़्यादातर मुसलमान हैं, लगभग 68% मुस्लिम हैं, बाकी बुद्धिस्ट हैं, हिंदूज हैं कुछ। मॉरिशियस और मालदीव्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनसकंठ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, बनस डेयरी जिसे बोलते हैं, इसके 50 साल पूरे हो गए, गोल्डन जुबली, वो सेलिब्रेशन अटेंड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इन्होंने एक जो चीज प्लांट और वे डेयरिंग प्लांट है वो भी उसका उद्घाटन किया पालनपुर के अंदर। तो आपको बताना ये सब कहां पर हुआ। ये जो बनस डेयरी है ये कहां पर है, जो ये बनसकंठ डिस्ट्रिक्ट है ये कहां पर है, ये सब है गुजरात के अंदर। गुजरात, अमूल भी गुजरात का है। आनंद डिस्ट्रिक्ट जिसे मिल्क सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। और एक बात और याद रखो, पालनपुर और पालमपुर में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पालनपुर है गुजरात में और पालमपुर है हिमाचल प्रदेश में। यूरोपियन यूनियन ने इनमें से कौन से देश के साथ एक डील साइन की है, अनुबंध किया है दोनों देशों में, यानी एक तरफ यूरोपियन यूनियन पूरा और दूसरी तरफ ये देश, इनके बीच में रिश्ते सुधारने के लिए पहल की है यूरोपियन यूनियन ने। तो कौन सा देश है ये? और ये किया गया इस देश के फिडेल कास्ट्रो जो कम्युनिस्ट थे, इस देश में लगभग 50 साल तक राज किया, उनके निधन के बाद। तो अब आप समझ गए होंगे देश कौन सा है। ये देश है क्यूबा। दैट्स राइट, क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी है हवाना।
पेरू भी दक्षिण अमेरिकी देश है और चिले भी। चिले की राजधानी है सैंटियागो, पेरू की राजधानी है लीमा और रशिया आप जानते हैं ये एशियन कंट्री है। इनमें से कौन सा बैंक है जो त्रिपुरा के दो गांव हैं? त्रिपुरा के दो गांव हैं, एक है पटूनगर और दूसरा है सचिंद्रा नगर, इनको कैशलेस बना रहा है। इसी तरह पटना के 3 गांव हैं जिन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा कैशलेस बना रहा है। तो कौन सा गांव किसे कैशलेस बना रहा है सब याद रखना है। इसी तरह जो हमारे देश का पहला कैशलेस गांव है उसका नाम है अकोडारा और अकोडारा को कैशलेस बनाया है आईसीआईसीआई ने। तो सारे बैंक याद रखने हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि पटूनगर और सचिंद्र नगर को कैशलेस कौन सा बैंक बना रहा है? ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आजादी के पहले खुला था 1943 में। याद रखिए आजादी के बाद एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर किसी भी भारत के ईस्टर्न स्टेट के अंदर है, यानी वेस्ट बंगाल और ऑनवर्ड्स, चाहे असम, चाहे सिक्किम, चाहे अरुणाचल, और वो एकमात्र बैंक है बंधन बैंक। उसके अलावा कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जिसका हेडक्वार्टर भारत के किसी भी ईस्टर्न स्टेट के अंदर है। LIC म्यूचुअल फंड, जो LIC की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है म्यूचुअल फंड, वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपना रही है। कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप करके अपना रही है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो मोबाइल वॉलेट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको अब तक 2 विदेशी बैंक हैं जो अपना चुके हैं। एक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है LIC ने, अनुबंध किया है LIC ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अडॉप्ट करने के लिए। अब आज के लिए आपका दूसरा सवाल, दूसरा बैंक कौन सा है जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाया है? 2 विदेशी बैंक हैं सिर्फ जिन्होंने अपनाया है, एक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दूसरा विदेशी बैंक कौन सा है? कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन सा देश है जिसने पहले विमुद्रीकरण किया लेकिन चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और एक आदमी की डेथ भी हो गई, उसके बाद यह डिसीजन वापस ले लिया? इस देश में जो 100 रुपए का नोट है, इनका जो रुपया होता है जिसको बोलते हैं बोलीवार, 100 बोलीवार का जो नोट है वो पहले बैन कर दिया था, मतलब उसका विमुद्रीकरण कर दिया गया था। लेकिन फिर यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, तो नाम भी याद रखिए निकोलस मादुरो, इन्होंने ये दोबारा अपना जो डिसीजन है ये रिवर्स करना पड़ा क्योंकि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तो ये देश है वेनेजुएला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला जिसकी लगभग 60 से 70% जो इकोनॉमी है वो पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करती है। कौन से भारतीय हैं जिन्हें फोर्ब्स मैगजीन द्वारा सबसे अमीर जो लोग हैं 40 साल से कम उम्र के, उनमें जगह मिली है? जो एनुअल लिस्ट आई है इनकी, सेकंड एनुअल लिस्ट आई है फोर्ब्स की, उसमें कौन भारतीय है जो सबसे धनी बिजनेसमैन की लिस्ट में है 40 साल से कम उम्र का? तो ये 2 भारतीय हैं, एक का नाम है अपूर्व मेहता और दूसरे हैं विवेक रामास्वामी। सो आंसर है बोथ बी एंड सी। इनमें से किस व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया गया है, प्रेसिडेंट चुन लिया गया है? चेन्नई हेडक्वार्टर्ड, जिसे बोलते हैं FMSSCI यानी कि फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया यानी FMSCI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? काफी एक्सपीरियंस्ड हैं ये व्यक्ति, इनका नाम है अकबर इब्राहिम। अकबर इब्राहिम, और यह जगह लेंगे जायन खान की जो इससे पहले थे FMSCI के अध्यक्ष, जायन खान। साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट मैच क्रिकेट टीम है उसके नए कप्तान कौन चुन लिए गए हैं? तो पहले जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, देखिए 3 तरह का क्रिकेट होता है, T20 होता है, वनडे होता है और टेस्ट होता है। तो पहले T20 में थे फाफ डू प्लेसिस थे T20 में, और वनडे टेस्ट दोनों में थे AB डिविलियर। लेकिन AB डिविलियर अभी वनडे में तो है पर टेस्ट मैच में नहीं है। टेस्ट मैच में AB डिविलियर ने खुद रिजाइन कर दिया, इनकी जगह बने हैं फाफ डू प्लेसिस। भारत के स्नूकर खिलाड़ी पंकज अडवाणी, इन्होंने जीता IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। इन्होंने हराया पीटर गिलक्रिस्ट को जो सिंगापुर के हैं। तो आपको बताना है कि इन्होंने अपना कौन से नंबर का वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता है, यानी वर्ल्ड चैंपियन कौन से टाइम बने हैं, ये कितने बार जीत चुके हैं पंकज अडवाणी वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप? ये जीत चुके हैं 11 बार। सो आंसर है 11 बार। और टोटल जो वर्ल्ड टाइटल हैं ये जीत चुके हैं 16 बार, लेकिन वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है इन्होंने 11 बार। तो बहुत बड़ा फीट है ये। कर्नाटक के हैं पंकज अडवाणी और इन्होंने हराया पीटर गिलक्रिस्ट को, और पीटर गिलक्रिस्ट ने एक भारतीय को हराया था लॉन्ग अप वाले टूर्नामेंट में। तो दोनों में फर्क है, दोनों क्वेश्चन में आपको फर्क पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं जो एशेज है ये सबसे पुरानी टेस्ट मैच सीरीज है, 2 देशों के बीच में खेली जाती है। सबसे पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था दुनिया में क्रिकेट के इतिहास में वो खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और सबसे पहला वनडे मैच भी खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो सबसे पहला जो टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो कौन से मैदान में खेला गया था? 1877 के अंदर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। अब क्वेश्चन मैं नया आपसे पूछता हूं
2017 दिसंबर में, यानी आज से ठीक एक साल बाद, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एशेज टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन यह पहला टेस्ट मैच होगा जो रात्रि, डे नाइट होगा। तो आपको यह बताना है कि यह कहां पर खेला जाएगा। फर्स्ट एवर डे एंड नाइट एशेज टेस्ट मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया कहां पर खेला जाएगा? यह खेला जाएगा एडिलेड ओवल में। एडिलेड ओवल ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, एडिलेड ओवल का मैदान। क्यूबा की जो सरकार है उसने इनमें से कौन सी बहुत बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी के साथ एक टाई अप किया है जिससे फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी? ये कंपनी क्यूबा के अंदर, ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी क्यूबा के अंदर। ये कंपनी है गूगल। सो गूगल ऑप्शन में नहीं डाला मैंने, तो गूगल आप ये लिख सकते हैं ई ऑप्शन बना के, गूगल इज द आंसर। इनमें से कौन सा देश है जिसने अपनी कफाला नाम की एक प्रैक्टिस है उसको बंद कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? कफाला अब इस देश में नहीं प्रैक्टिस की जाएगी, ये प्रथा। कफाला प्रथा क्या है? अगर आप इस देश में काम करना चाहते हैं तो आपको एक लोकल स्पॉन्सर चाहिए, वहां पे किसी व्यक्ति की साथ जान पहचान होनी चाहिए, और उस व्यक्ति की परमिशन आपको चाहिए फिर, अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं या फिर देश छोड़ना चाहते हैं। तो इस जो प्रथा है इसकी काफी बदनामी हो रही थी कफाला की, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति वहां पे जो लोकल स्पॉन्सर होता है आपका, वो अपने हिसाब से आपका शोषण करता है, क्योंकि उसकी मदद के बिना, उसकी परमिशन के बिना आप देश छोड़ नहीं सकते, ना आप जॉब पलट सकते। तो अब कफाला की जो प्रथा है इस देश ने बंद कर दी है। ये देश है कतार। कतार जिसकी राजधानी है दोहा। और जो दोहा का बैंक है जिसे बोलते हैं बैंक ऑफ दोहा, उसने अपना पहला भारत के अंदर सेंटर खोला था केरल के अंदर। अपना जो पहला बैंक खोला था केरल के अंदर खोला था, बैंक ऑफ दोहा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से हमारा जीडीपी कितना ग्रो करेगा 2016 के अंदर? एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान डोमिनेटेड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं ताकेहिको नकाओ, जो जापान के हैं। तो पहले इसने कहा था कि हम ग्रो करेंगे 7.4%, लेकिन अब इसने कम कर दिया है क्योंकि विमुद्रीकरण हुआ है, तो इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से हम ग्रो करेंगे सिर्फ 7%, और 7.6 करेंगे हम यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से। यूएन कहता है हम 7.6% ग्रो करेंगे, और क्राइसिल कहता है हम 6.9% ग्रो करेंगे। तो इन सब ने अपनी अपनी प्रोजेक्शन कम कर दी है। क्राइसिल पहले बोलता था हम 7.9% ग्रो करेंगे, लेकिन अब इसने कम करके डिमोनेटाइजेशन के कारण हमें कर दिया है सिर्फ 6.9%। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक $5.19 मिलियन, लगभग आप कह सकते हैं 35 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD के साथ? ये जो अनुबंध है ये एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर फाइनेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एट MSME प्रोजेक्ट्स के लिए है, यानी कि जो बहुत ही छोटे लघु छोटे और मध्यम लेवल के जो वेंचर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उनमें मदद करेगा एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ये IBRD इस देश की। तो ये देश कौन सा है? ये देश है भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है एम पैसा पे? और एम पैसा पे क्या है? एम पैसा पे है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, यानी जो माइक्रो ATM की तरह काम करती हैं, इनको रिप्लेस करेगा। तो एम पैसा पे लॉन्च किया है वोडाफोन ने, वोडाफोन। इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है? ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एयरपोर्ट है जिसे 5 to 15 मिलियन पैसेंजर पर एनम, यानी इस एयरपोर्ट पे साल में 50 लाख से 1.5 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं? इस कैटेगरी के अंदर ये पहला और भारत का दूसरा एयरपोर्ट बना। भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन का, जो कार्बन न्यूट्रल हो गया है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है? जितना कार्बन इस एयरपोर्ट पर प्रोड्यूस होता है उतना ही ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वातावरण को बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं करता ये एयरपोर्ट। ऐसा ये 5 से 15 मिलियन पैसेंजर पर एनम वाली कैटेगरी में पहला, और पूरे भारत में, भारत ही नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक में दूसरा एयरपोर्ट बना है। ये एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में। और याद रखिए, अगर पूछे पहला कौन सा है तो पहला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। लेकिन जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये एशिया पैसिफिक में पहला था कार्बन न्यूट्रल वाला, लेकिन ये 5 to 15 मिलियन पैसेंजर पर एनम कैटेगरी में नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। सो IGI इज नॉट इन दिस कैटेगरी। इन दिस कैटेगरी इफ दे आस्क देन राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? कौन बना है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चीफ एग्जीक्यूटिव? ये सम्मान दिया गया है मिस्टर VG कनन को। VG कनन इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस ले चुके हैं। ये खेल होता है, इस पे आप, ये एक स्केटिंग टाइप पहिया होता है, इस पे उल्टा लेट के
आप ये बर्फ के ऊपर एक तरह से तैरते हैं, बर्फ के ऊपर स्लाइड ग्लाइड करते हैं। इस खेल को बोलते हैं बॉबस्ली एंड स्केलेटन। बॉबस्ली एंड स्केलेटन बोलते हैं इस खेल को, आपने कभी देखा होगा ये जो खेल है, इसकी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, विश्व प्रतियोगिता, वो ऑर्गेनाइज होनी थी इस देश में, लेकिन इस देश के खिलाड़ियों पर जो प्रतिबंधित दवाएं लेने के आरोप लगे, यानी डोपिंग के आरोप लगे, इस वजह से ये देश इसको बैन कर दिया गया कि ये बॉब्सली और स्केलेटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को आयोजित नहीं करेगा। तो कौन सा देश है ये? और ओलंपिक्स के अंदर भी बहुत सारे आरोप लगे थे डोपिंग के, यानी प्रतिबंधित दवाओं के सेवन पे इस देश के ऊपर। ये देश है रशिया। रशिया अब आयोजित नहीं करेगा बॉब्सली एंड स्केलेटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। इनमें से किस खिलाड़ी ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो गुवाहाटी के अंदर हुई असम में, गोल्ड मेडल जीता है 60 किलोग्राम, जिसे लाइट वेट बोलते हैं। तो कई कैटेगरी होती है, लाइट वेट होती है, वेल्टर वेट होती है, हैवी वेट होती है, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं बॉक्सिंग के अंदर। 60 किलोग्राम वर्ग में जो जीता है, ये जीता है शिव थापा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिव थापा, इन्होंने जीता है 60 किलोग्राम कैटेगरी में। अब सेम क्वेश्चन बिल्कुल, बस कैटेगरी बदल गई है। 69 केजी में किसने जीता है गोल्ड मेडल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में? कौन बने हैं नेशनल चैंपियन 69 केजी कैटेगरी में? इनका नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन ने इनमें से किस खिलाड़ी को 2016 का आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया है? आईटीएफ बोलते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को। तो कौन खिलाड़ी है जिसने 2016 में शानदार प्रदर्शन किया, इसके लिए यह साल का सर्वश्रेष्ठ यानी कि आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन बना है? मेल और फीमेल दो चुने जाते हैं। तो आंसर है एंडी मुरे मेल में, और महिलाओं में एंजेलिक कर्बर। और इनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। तो आंसर हो गया बोथ बी एंड सी। और बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसी क्वेश्चन में से कम 5 क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए, एंडी मुरे कहां के खिलाड़ी हैं? एंडी मुरे खिलाड़ी हैं स्कॉटलैंड के, ब्रिटेन के। और एंजेलिक कर्बर, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन में क्या फर्क है? ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इनको मिला के बोलते हैं ब्रिटेन। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है, वेल्स की कार्डिफ है, इंग्लैंड की लंदन है। तीनों को मिला के बोलते हैं ब्रिटेन। तो आप कंफ्यूज मत होइए, कभी ब्रिटेन वर्ड में यूज करूं, कभी मैं इंग्लैंड, कभी ये अलग अलग है। और कभी यूनाइटेड किंगडम वर्ड भी यूज होता है, उसमें फिर जो आयरलैंड का जो ऊपरी हिस्सा है, नॉर्दर्न हाईलैंड, वो भी मिल जाता है। बस इतना फर्क है। तो एंडी मुरे खिलाड़ी हैं स्कॉटलैंड के, एंजेलिक कर्बर खिलाड़ी हैं जर्मनी की। और इन्होंने इस साल बिल्कुल धमाकेदार परफॉर्मेंस किया। एंजेलिक कर्बर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया और यूएस ओपन भी जीत लिया। इसके अलावा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। एंडी मुरे ने बहुत सारे विंबलडन भी जीता, ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता, तो बहुत सारे खिताब जीते। और मोनिका पुइग, इन्होंने एक उलटफेर किया, क्योंकि एंजेलिक कर्बर जो जर्मनी की है और मोनिका पुइग है कोस्टा रिका की। सुपर इंपॉर्टेंट, ये सब लिख लीजिए। मोनिका पुइग कोस्टा रिका की हैं, इन्होंने हराया, नहीं सॉरी, मोनिका पुइग पुर्तो रिको की है, कोस्टा रिका की नहीं है, पुर्तो रिको। तो पुर्तो रिको की है, इन्होंने एंजेलिक कर्बर को हराया फाइनल में ओलंपिक्स के और गोल्ड मेडल जीता। तो अगर क्वेश्चन आए ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता टेनिस में महिलाओं में, तो आंसर है मोनिका पुइग। और अगर आए कि आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन कौन है, तो एंजेलिक कर्बर। एंजेलिक कर्बर ने क्या क्या जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। और एंडी मुरे ने मेन जो जीता वो जीता ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और विंबलडन। सो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। वॉल्टर स्विनबर्न, इनका भी अभी निधन हो गया। ये कौन से खेल से संबंधित थे? वॉल्टर स्विनबर्न, ये घोड़ा चलाते थे, घुड़सवार थे। तो आंसर है हॉर्स राइडिंग। इनका संबंध था हॉर्स राइडिंग से। और ये जॉकी थे। जो घोड़ा चलाता है उसे बोलते हैं, जो घोड़े को राइड करता है उसे बोलते हैं जॉकी। सो आंसर है जॉकी। हम वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं? यानी विश्व में जो एनर्जी कंजर्वेशन डे है, हम जो क्लीन एनर्जी चाहते हैं, जैविक ऊर्जा चाहते हैं। जैविक ऊर्जा बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। पानी है, जैसे हवा है, ये सब हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इस पर फोकस हमारा होना चाहिए, क्लीन एनर्जी के ऊपर होना चाहिए, जिससे हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को, एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा कर सकें, एनर्जी सिक्योर हो सकें। सो वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल मनाया जाता है 14 दिसंबर को। सो आंसर है 14 दिसंबर। राज्यसभा ने अभी अभी एक बिल पास किया है दिव्यांगों के लिए। पहले इन्हें विकलांग कहा जाता था, अब इन्हें दिव्यांग कहा जाता है, क्योंकि ये विकलांग नहीं है, ये सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इन्हें डिफरेंटली एबल्ड भी कहा जाता है। सो सवाल है कि जो पर्सन है विद डिसेबिलिटी, जिन्हें अब डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, दिव्यांग, उनके लिए एक बिल पास किया है राज्यसभा ने। और आपको यह बताना है, इन्होंने जो मॉडिफिकेशन किया है वो पुराने जो एक्ट था 1995 का, उसका किया है। कितनी डिसेबिलिटीज, कितनी तरह की विकलांगता है जो इसमें कवर की गई है नए वाले बिल में? पुराने वाले में कवर की थी सिर्फ 7, और नए वाले में कितनी की हैं? 19। सो आंसर है 19। यानी कि अब 12 और ऐसी विकलांगताएं हैं जिनसे जो पीड़ित हैं वो अब इस बिल का जो बेनिफिट्स हैं वो उठा पाएंगे।
तो पिछले पुराने बिल में 1995 वाले में थी 7 और नए वाले में है 19। और जो पुराने वाला बिल था उसका नाम था, पुराने वाला जो एक्ट था उसका नाम था इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर बैन लगा दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये ह्यूमंस को, पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है। तो पतंग उड़ाने का जो मांजा होता है, एक जो धागा होता है जिससे आप पतंग उड़ाते हैं उसको बोलते हैं मांजा। तो मांजा अगर ग्लास पाउडर कोटेड है तो इस पे बैन लगा दिया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, क्योंकि ये मांजा पक्षियों के लिए तो हानिकारक है ही, ह्यूमन बींग्स के लिए भी हानिकारक है और ये एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इनमें से कौन सी किताब है जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च करी है? इसमें भारत के जितने भी न्यायालय हैं उनका इतिहास दिया हुआ है। तो ये किताब है कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स। तो ये इस किताब का नाम क्या रखा गया है? इस किताब का नाम है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, यानी भारत के न्यायालय अतीत से प्रेजेंट तक। इनमें से कौन सा शहर है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज हैं, साइट हैं, उनमें ऑफिशियली एंट्री दे दी है? और यूनेस्को ने तो ऑलरेडी इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा हुआ है 2012 से। ये कौन सा शहर है? ये शहर है ब्राजील का रियो डी जनेरियो। और फोर्टालेजा भी ब्राजील में ही है। फोर्टालेजा रोम इटली की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। रियो डी जनेरियो शहर है जहां पे ओलंपिक खेल हुए थे और जहां पे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था 2014 के अंदर। भारतीय सरकार ने इनमें से टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ाने के लिए कौन से देश के साथ अनुबंध किया है? आपसी सहयोग, पर्यटन, दोनों एक दूसरे का पर्यटन बढ़ाएंगे, ये कौन से देश के साथ किया है? ये किया है भारत ने किर्गिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। तो ये सारे बहुत कंफ्यूजिंग है, इनकी रिवीजन करते रहा करो। अफगानिस्तान की आप जानते हो, बेलारूस की आप जानते हो, मिन्स्क की अफगानिस्तान की काबुल है। यूनियन कैबिनेट ने इनमें से कौन से देश के साथ रिवाइज्ड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट साइन किया है? तो भारत और कौन सा देश उन्होंने रिवाइज, यानी कि उनके बीच में एक एयर सर्विसेज एग्रीमेंट था जो 1978, इतना पुराना था, 31 जनवरी 1978 को साइन हुआ था। तो अब 38 सालों के बाद दोबारा वो साइन किया गया है, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं। कौन सा देश है ये? ये देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया जिसकी राजधानी है लागोस, घाना की राजधानी है एकरा और इजिप्ट की है कैरो। आपके लिए तीसरा सवाल, जायरे की राजधानी क्या है? जायरे। इनमें से कौन से देश के साथ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, उसने एक एमओयू साइन किया है? और ये एमओयू किस बारे में है? ये है लैंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का डेटा शेयर करने के लिए। ये दोनों देश एक दूसरे की जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनका डेटा शेयर किया करेंगे। तो ये भारत ने साइन किया है यूएसए के साथ। और यूएसए की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? नासा। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। भारत का मोस्ट वैकेशन डिप्राइव्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में क्या स्थान है? वैकेशन डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है? जिस देश को बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती। और यह दिया है एक्सपीडिया वैकेशन डेप्रिवेशन रिपोर्ट 2016 में। तो भारत का स्थान है इसमें चौथा, यानी भारत चौथे ऐसे नंबर पे आता है कंट्रीज में जिसमें वैकेशन डिप्रिवेशन है, यानी बिल्कुल छुट्टियां नहीं मिलती, यानी भारत के लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। चौथे नंबर पे सबसे पहले जो इसमें देश हैं वो दो हैं, दोनों के बीच में टाई अप है। तो ये देश हैं, एक तो है स्पेन और स्पेन के साथ दूसरा देश है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मलेशिया, तीसरे नंबर पे है साउथ कोरिया और चौथे नंबर पे है इंडिया। इनमें से कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है 5वां इंडिया अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो आपसी हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं उनमें बढ़ावा हो सके, यानी दोनों देशों के बीच में जो अर्थशास्त्र है, जो वाणिज्य है, जो ट्रेड है, उसमें बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए एक ऑपरेशन होगा इंडिया का अरब कंट्रीज के साथ। तो 5वां इंडिया अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस कौन से देश में आयोजित किया गया? यह 14 दिसंबर को आयोजित किया गया ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर, मस्कट, ओमान। इनमें से साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इनकी जो प्रेसिडेंट थी पार्क गुन हाय, इनको वहां की पार्लियामेंट ने इंपीच कर दिया। बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस थे इनके ऊपर, इनफैक्ट $40 बिलियन तक के करप्शन के चार्जेस थे इनके ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो पार्क गुन ही को निकाल दिया, वहां की पार्लियामेंट में इंपीच कर दिया। इसके बाद साउथ कोरिया का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जब तक वहां आम चुनाव नहीं होते तब तक ये बने रहेंगे। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है, थोड़ा सा आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी, ह्वांग को हान, ह्वांग खो हान।
साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। तो साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से कंफ्यूज मत करना। नॉर्थ कोरिया को हर्मिट किंगडम बोलते हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड किंगडम है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है पियोंगयांग और वहां के हेड ऑफ स्टेट हैं यानी तानाशाह किम जोंग उन। इनमें से कौन सा शहर है जहां पर चीन और भारत के बीच पहला थिंक टैंक फोरम आयोजित किया गया? भारत और चीन के बीच ये पहला थिंक टैंक फोरम है। थिंक टैंक बोलते हैं विचार मंच को। तो यह आयोजित किया गया नई दिल्ली के अंदर। वन जीवन, इनमें से कौन से राज्य ने शुरू किया है? ये स्किल डेवलपमेंट के लिए किया है, यानी लोगों को इस लायक बनाना कि वो काम कर सकें, अपना रोजगार ले सकें, उसके लिए ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है वन जीवन। इसको स्टार्ट किया है यूएनडीपी ने। तो ये आपको बताना है कहां पर किया है। और यूएनडीपी ने अकेले नहीं किया, बल्कि भारत का जो शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके साथ मिलकर किया है। यूएनडीपी सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ओडिशा के अंदर किया है, 6 स्टेट्स के अंदर किया है। तो 6 स्टेट आपको बताने हैं। तो एक तो है असम, मेन अभी उड़ीसा में है लेकिन बाकी 5 में जल्दी शुरू हो जाएगा। एक है असम, दूसरा है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना। तो आंसर है 6 स्टेट्स। अगला सवाल, भारत में जितने भी न्यूज के कैमरामैन हैं उनकी एक एसोसिएशन है जिसे बोलते हैं ऑल इंडिया वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन। उसके जितने भी कैमरामैन की जो इनकी सालाना मीटिंग होती है, फोर्थ बाई एनुअल मीटिंग होती है, फोटो एग्जीबिशन, वो कहां पर इनॉग्रेशन हुआ उसका भी? तो फोर्थ बाई एनुअल फोटो एग्जीबिशन ये कहां पर हुआ? और इसका जो उद्घाटन किया वो किया हमारे सूचना प्रसारण मंत्री यानी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने। यह आयोजित की गई नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में ललित कला अकेडमी के अंदर। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या नाम है जो अभी अभी न्यूज में थे? और ये न्यूज में क्यों थे? न्यूज में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने एक सेल्स काउंटर का इनॉग्रेशन किया आकाशवाणी भवन नई दिल्ली के अंदर। तो इनका नाम है एस.सी. पांडा। एस.सी. पांडा। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सर्विस टैक्स छोड़ देगी अगर आप इतने रुपए तक की शॉपिंग करते हैं कैशलेस यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन से। इससे लोगों को उत्साह मिलेगा कि वो डिजिटल अपनाएं, तो उनका सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। कितने रुपए तक? कितने रुपए तक ये किया है? ये है 2000 रुपए तक। और जो डबल ऑथेंटिकेशन होता है वो भी 2000 रुपए तक किया है। मतलब डबल ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल कर दिया गया है। और 10,000 रुपए से जो मंथली लिमिट है वॉलेट्स की बढ़ा के 20,000 कर दी है। यानी पेटीएम से आप महीने में 20,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। इनमें से कौन सी ऐप है, कौन सी ऐप है जो हमारी इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी है और इससे रास्ता देखने में आसानी रहेगी, जो रूट गाइडेंस है गूगल मैप के ऊपर आसानी रहेगी? तो इस ऐप का नाम रखा गया है वेटरन्स आउटरीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेटरन्स आउटरीच। इनमें से भारत और यूके, यूके अब किसको बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया था ब्रिटेन और यूके में क्या फर्क होता है। यूके के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और साथ में जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो आ जाता है। और ब्रिटेन बोलते हैं सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को। तो भारत और यूके की जो कॉन्फ्रेंस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो हुई। तो आपको बताना है कि वो कहां पर हुई, कहां पर अभी अभी हुई। ये भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है ये एक इंडेक्स होता है जो खुद वर्ल्ड बैंक देता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक आयोजित की गई और इसके अंदर जो हमारे रमेश अभिषेक हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित की गई। इनमें से तो ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर नई दिल्ली होता है। तो इंडिया अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस अभी अभी कहां आयोजित की गई ये मैं आपको बता चुका हूं, ओमान की राजधानी मस्कट में। इनमें से कौन से हॉकी के खिलाड़ी हैं? जो हॉकी के खिलाड़ी हैं भारत के गोलकीपर हैं भारतीय सीनियर हॉकी टीम के, लेकिन इन्हें अब जो जूनियर हॉकी टीम है उसका गोलकीपिंग कोच बना दिया गया। तो ये हॉकी के खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है PR श्रीजेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से किसे यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर, अपना एम्बेसडर, गवर्नमेंट का एम्बेसडर, सरकारी राजदूत नियुक्त किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि चाइना और US के बीच में जो रिलेशन है वो सबसे खराब है। अभी अभी जो अमेरिका है उसकी एक पनडुब्बी थी सबमरीन जो चाइना ने वहां से उठा दी साउथ चाइना सी में से, और अमेरिका अपनी साउथ चाइना सी में प्रेजेंस बढ़ा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है अमेरिका से लगभग 10,000 मील की दूरी पे पड़ता है साउथ चाइना सी, तो वहां पे अमेरिका इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता बिना भारत और जापान के सपोर्ट के। इसलिए ये तीनों मिलकर करते हैं मालाबार एक्सरसाइज, अमेरिका, भारत और जापान। तो आपको बताना है ये किसे नियुक्त किया है एम्बेसडर। ये इनका नाम है टेरी बर्नस्टेड। इनमें से कौन सा बैंक है जिसे प्राइवेट सेक्टर में
बेस्ट एमएसएमई बैंक का अवार्ड मिला है, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बेस्ट बैंक का अवार्ड प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, एसोचैम ने दिया है। किस बैंक को यह अवार्ड मिला है? यह अवार्ड मिला है कर्नाटक बैंक को, कर्नाटक बैंक, इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिसे फोर्ब्स मैगजीन ने यह कहा है कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले खिलाड़ी ये हैं? इनकी जो संपत्ति है वो है 1.7 बिलियन डॉलर्स, यानी ये हो जाता है लगभग आप कह सकते हैं 11,000 करोड़ रुपए। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ये बास्केटबॉल खेलते थे, इनका नाम है माइकल जॉर्डन। टाइगर वुड्स, ये भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं, गोल्फ के खिलाड़ी हैं। लियोनल मेसी बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, अर्जेंटीना क्लब, अर्जेंटीना कंट्री के लिए खेलते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं और पुर्तगाल टीम के कप्तान हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी अभी इन्होंने चौथा बैलोन डोर जीता है। हम कब मनाते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस दिन सोनिया गांधी का जन्मदिन भी होता है। यह दिन है 9 दिसंबर, 9 दिसंबर। जॉन ग्लेन, ये एक एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष के वैज्ञानिक थे और ये पॉलिटिशियन भी थे। इनका देहांत हो गया। कौन से देश के थे ये? कौन से देश के थे जॉन ग्लेन? ये थे अमेरिका के। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 100% आएगा। हमारी जो रेलवेज है, जो श्री सुरेश प्रभु हैं, उन्होंने नेशनल रेल प्लान दिया है 2030 के लिए। इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। कौन सी वेबसाइट है वो? जो नेशनल रेल प्लान 2030 के लिए जो लॉन्च की गई है, इस वेबसाइट का नाम रखा गया है www.nationalrailplan.in। सो आंसर है बी। इनमें से कौन सा शहर है जहां पर अभी अभी आयोजित की गई 28वीं सिमकॉन, सिमकॉन बोलते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, स्टेट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, ये कहां पर आयोजित की गई? ये आयोजित की गई दिल्ली के अंदर। कौन सा देश है जिसके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जिनका नाम है एस्टन कार्टर, इन्होंने भारत को दर्जा दिया है मेजर डिफेंस पार्टनर, यानी हम इस शक्तिशाली देश के अब डिफेंस पार्टनर हैं, मेजर डिफेंस पार्टनर। और ये हमें उपाधि दी इस देश के डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एस्टन कार्टर ने। यह देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भारत और यूएसए के बीच जो रिश्ते हैं इससे अच्छे शायद इतिहास में कभी नहीं रहे। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने वीना मनकर को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है? इस बैंक का नाम क्या है? इस बैंक का नाम है आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक। और इससे पहले जो वीना मनकर के स्थान पे, यानी वीना मनकर ने किसकी जगह ली? मिस्टर अनिल बाईजाल की। मिस्टर अनिल बाईजाल ने इस्तीफा दे दिया और अब आई हैं वीना मनकर। 7 दिन लंबा, लगभग 8 दिन लंबा कहेंगे, बल्कि 7 से 8 दिन तक चला ये फेस्टिवल। इसका नाम है सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल। सेरेंडिपिटी, आपकी मैं वोकैब बढ़ा देता हूं थोड़ी सी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है जब आप भाग्य से किसी चीज का आविष्कार कर देते हैं, उसे बोलते हैं सेरेंडिपिटी। जैसे जो बेंजीन है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये सेरेंडिपिटी था। रेडियम की खोज सेरेंडिपिटी थी। तो बहुत सारी ऐसी खोज रही हैं जो जिसे कहते हैं तुक्का लग गया या भाग्य से, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। तो ये सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल 2016 भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ये कल खत्म होगा, 23 दिसंबर को खत्म होगा। ये हो रहा है गोवा में। किस राज्य के हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल तलाक, यानी 3 बार तलाक 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 कहने की जो एक प्रैक्टिस है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि इसको संविधान मंजूरी नहीं देता, असंवैधानिक है। ये कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से जो मानवाधिकारों का दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को, ह्यूमन राइट्स डे, उसका थीम इस बार क्या था? तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि भाई नेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, और ये यूएन वैलिडेटेड है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे मान्यता मिली हुई है। सो इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्टैंड अप फॉर समवन एल्सेस राइट्स। सो आंसर है ए, यानी किसी दूसरे के अधिकारों के लिए खड़े होइए। इनमें से कौन सी कमेटी है जो डिजिटल पेमेंट्स के लिए बनाई गई है? और इस कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि भारत की एक मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे भारत में डिजिटल पेमेंट है, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है, उनको बढ़ाया जा सके। इस कमेटी का नाम है रतन वट्टल कमेटी। इसने अपनी रिपोर्ट भी अभी अभी सबमिट की है। रतन वट्टल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है इन्होंने फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। हमारे जो आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, इन्होंने अभी अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। और ये प्रोजेक्ट क्या है? इस प्रोजेक्ट के तहत हर जो भारत का नागरिक है, छोटे ट्रेडर हैं, मर्चेंट हैं, ये डिजिटल पेमेंट अपनाएंगे। इस प्रोजेक्ट को इस तरह पोजीशन किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है डिजी धन अभियान।
डिजी धन अभियान। तो डिजी शाला और डिजी धन अभियान में फर्क है। इनमें से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है विसल नाउ? विसल नाउ क्या है? जैसे विसल ब्लोअर होता है, विसल ब्लोअर कौन होता है? अगर कहीं कोई गलत काम होते हुए देखता है तो वो शोर मचा देता है, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो विसल नाउ नाम की ऐप है जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लॉन्च की गई है। इतना ही नहीं, इसके साथ एक ऐप और लॉन्च करी है जिसका नाम है अराइजिंग केरला, और इसका पर्पस भी सेम है। तो अराइजिंग केरला और विसल ऐप दोनों की हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने। इनमें से कौन सा देश है जिसने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को टॉप किया है? इसका मतलब यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा जो आतंकवाद से खतरा है वो इस देश में है, जो इंपैक्ट है टेररिज्म का, आतंकवाद का, इस देश में सबसे ज्यादा है। तो ये कौन से देश है नंबर 1? और भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है, भारत 2015 में 7वें नंबर पे था, ये आपको याद रखना है। इंडिया वॉज 7th इन दिस इंडेक्स। और 2015 के लिए जो इंडेक्स है, जो अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2016 का रिलीज हुआ है, और इसमें जो नंबर 1 है वो है इराक। सो इराक ने टॉप किया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और इराक के बाद दूसरे नंबर पे है अफगानिस्तान, तीसरे पे नाइजीरिया, फिर पाकिस्तान, फिर सीरिया इत्यादि। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक कार्गो सर्विस लॉन्च करी है जो तिब्बत को नेपाल से जोड़ेगी? नेपाल की राजधानी काठमांडू है और तिब्बत की राजधानी है लहासा। तो तिब्बत को नेपाल से जोड़ेगी, यह सर्विस लॉन्च की है चाइना ने। भारत और इनमें से कौन सा देश है जिनमें एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट, यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड आपसी सहयोग है, उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है? और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह देश है चाइना का एनिमी और हम भी चाइना के एनिमी हैं। तो हमें चाइना के जितने भी एनिमीज हैं सबके साथ मिलकर चाइना को चारों तरफ से घेरना है। तो भारत इस देश की मदद करेगा न्यूक्लियर कॉपरेशन में, न्यूक्लियर कॉपरेशन करेगा इस देश के साथ। यह देश है वियतनाम, जिसकी राजधानी है हनोई। घाना के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? घाना के जो नेशनल इलेक्शन हुए थे वो किसने जीते हैं? ये जीते हैं नाना अफूडफो आडो ने। तो ये नाम थोड़ा सा कठिन है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, NAA, नाना अफूको आदो। इनमें से कौन सी डॉक्यूमेंट्री है? ये डॉक्यूमेंट्री डाउन सिंड्रोम के ऊपर है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एक बच्चों के अंदर होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होती है इसके अंदर, ट्राइसोमी क्रोमोसोम की। इसमें जो बच्चे हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो डिजिट्स होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊँगा। डाउन सिंड्रोम के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है और ये बनाई है ऑनिर ने, जो मशहूर डॉक्यूमेंट्री मेकर है। तो इसको बेस्ट फॉरेन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर, ये सम्मान मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है रेजिंग द बार। रेजिंग द बार। इसमें से इनमें से किस व्यक्ति ने 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है? 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन ऐसे बच्चे जो जिन्हें अपने मूल अधिकार नहीं मिले, वंचित रखा गया, या जो मैनुअल लेबर में थे, ट्रैफिक थे, वो और 100 मिलियन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तो ये कैलाश सत्यार्थी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसके साथ मिलकर ये कैंपेन लॉन्च किया है। किसने ये लॉन्च किया? ये लॉन्च किया प्रणब मुखर्जी ने, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने। अजीत मोहन कमेटी का गठन क्यों किया गया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा? अजीत मोहन कमेटी, अजीत मोहन कमेटी ये भारत के अंदर एक पद्धति पे काम करेगी ऑनलाइन पायरेसी को रोकने के लिए। सो आंसर है फाइट ऑनलाइन पायरेसी। इनमें से किस राज्य ने लॉन्च किया है नर्मदा सेवा यात्रा? नर्मदा सेवा यात्रा किस राज्य ने लॉन्च करी है? इसमें जो नर्मदा का पानी है वो शुद्ध किया जाएगा, उसे पोल्यूशन मुक्त किया जाएगा। तो आंसर है शिवराज सिंह चौहान। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन मुख्य है नर्मदा। तो अमरकंटक से निकल के ये फिर पूरा मध्य प्रदेश क्रॉस करती है, जबलपुर वगैरह जाती है जहां ये धुआंधार फॉल बनाती है, फिर ये थोड़ा सा महाराष्ट्र में जाती है और फिर गुजरात जाती है। गुजरात में जाती है भारूच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है नर्मदा, और इसकी जुड़वा बहन भी है जिसको इसकी जुड़वा बहन कहते हैं तापी। तापी सूरत तक जाती है, सेम कोर्स है उसका भी, पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात। तो ये सब तथ्य आपको याद रखने हैं। शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की नर्मदा सेवा यात्रा। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया है उन लोगों के लिए जो उतने रिच नहीं है, जिन्हें लो नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, समाज का नीचे वाला तबका? 25,000 रुपए तक की लिमिट होगी इस क्रेडिट कार्ड में। तो इसे कौन लॉन्च करेगा? इसे लॉन्च करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंतरराष्ट्रीय पर्वतों का दिवस, ये पर्वतारोहियों के लिए मनाया जाता है। माउंटेन्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए मनाया जाता है।
जो पहाड़ है उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, वो नदियों का स्रोत है, इस बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे हम कब मनाते हैं? इस बार इसका जो थीम था वो था माउंटेन कल्चर्स सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथनिंग आइडेंटिटी। हर साल मनाते हैं हम इसे 11 दिसंबर को। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के जो पुराने प्रधानमंत्री थे वो थे जॉन की। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इन्होंने कहा कि मुझे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है और मैं नए टैलेंट को बढ़ावा देना चाहता हूं, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। इनकी जगह जो नए बने हैं वो हैं बिल इंग्लिश। बिल इंग्लिश अभी अभी जो 90th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो अगले साल होगा 3 से 5 फरवरी को, उसके लिए अध्यक्ष कौन चुना गया है? अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है मराठी पोएट, इनका नाम है अक्षय कुमार एम काले। एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने अपनी शपथ ली, सेक्रेटरी जनरल बने, चीफ बने यूनाइटेड नेशंस के नए। इससे पहले थे बन की मून। कौन से देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये? एंटोनियो गुटेरेस। ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं पुर्तगाल के। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैटियो रेंजी जो इटली के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये वहां के संविधान को बदलना चाहते थे। रेफरेंडम हुआ, उसमें इनकी हार हुई। 60% लोगों ने ना बोला, 40% ने सिर्फ यस बोला। तो मैटियो रेंजी के स्थान पे इटली के नए प्रधानमंत्री अब कौन बने हैं? इनका नाम है पाओलो जेंटिलोनी। पाओलो जेंटिलोनी। लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट, ये कौन से देश का है? बहुत ज्यादा न्यूज में ये रहा क्योंकि ये चाइना की जो नई वेदर सैटेलाइट है उसको लेके उड़ा। तो ये कैरियर है, रॉकेट कैरियर है ये। लॉन्ग मार्च बहुत सारे उसमें यूज होता है। ये चाइना के जी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, चाइना के जो साउथ वेस्टर्न प्रोविंस में है, तो ये है चाइना का लॉन्ग मार्च। भारत का है PSLV। इनमें से भारत के पहले टेस्ट कैप्टन कौन बने जिन्होंने 3 डबल सेंचुरी बनाई है टेस्ट मैच क्रिकेट में? पहले भारत के टेस्ट कैप्टन बने हैं विराट कोहली। और हमने इंग्लैंड को बुरी तरह से हराया, 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से हरा दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च करी है एक वेबसाइट जिसका नाम है apedb.gov.in। ये राज्य का कौन सा डेवलपमेंट बोर्ड, उसके लिए लॉन्च की गई है विजयवाड़ा के अंदर। कौन से डेवलपमेंट के लिए? तो राज्य का कौन सा डेवलपमेंट बोर्ड है जिसकी वेबसाइट है APE? तो इसमें ई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड। सो आंसर है इकोनॉमिक। कौन सा कंट्री है जिसने एक कार्गो शिप लॉन्च करा है जिसका नाम है काउनोटोरी? अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये सामान लेकर जाएगा। और रॉकेट जिससे लॉन्च किया है वो है H11B। H11B रॉकेट से इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजेगा। काउनोटोरी ये लॉन्च किया है जापान ने। और जापान की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसका नाम है जाक्सा, जिसे बोलते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा। और रशिया की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया की जो है उसका नाम है रोसकॉस्मोस। यूएसए की तो सबको पता है नासा, भारत की सबको पता है इसरो। तो ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए। वो टोल फ्री नंबर कौन सा है जो लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में, यानी नोट के बिना जो हस्तांतरण है पैसों का, उसके बारे में एजुकेट करेगा? तो ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च होगा पूरे भारत के अंदर। ये कौन सा है? आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पे मिला सकते हैं। और ये जानकारी दी नेस्कॉम के प्रेसिडेंट ने, R चंद्रशेखर ने। ये टोल फ्री नंबर है 14444। सो आंसर है B 14444। कौन सी ट्रेन है जिसका नाम पलट के रख दिया गया है विजाग स्टील समता एक्सप्रेस? क्योंकि स्टील को ये बढ़ावा देगी, इससे जो ब्रांड है विजाग स्टील वो प्रमोट होगा। ये ट्रेन है समता एक्सप्रेस। तो समता एक्सप्रेस के आगे जोड़ दिया है विजाग स्टील। और ये ट्रेन कहां से कहां तक चलती है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये जो ट्रेन है ये 2 स्टेशन के बीच में चलती है। हजरत निजामुद्दीन से ये चलती है विशाखापट्टनम तक। नाबार्ड 228 करोड़ रुपए का इन्होंने ग्रांट देगा, जिससे जो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन है POS, वो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, और जो फार्मर है खासकर वो पैसा डेबिट कर पाएंगे। EMB बेस्ड डेबिट कार्ड की तरह उसको यूज कर पाएंगे पैसे को। उसके लिए 228 करोड़ रुपए नाबार्ड देगा। तो नाबार्ड 1982 में बना था, एग्रीकल्चर बैंक है रूरल डेवलपमेंट के लिए। नाबार्ड का चेयरमैन कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन हैं हर्ष कुमार भानवाला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिल्प गुरु अवार्ड दिए और नेशनल अवार्ड दिए मास्टर क्राफ्ट्समैन को, यानी जो शिल्पकार हैं उन्हें दिए 2015 के लिए। तो क्या नंबर था, कितने शिल्प गुरु और कितने नेशनल अवार्डी को अवार्ड दिए गए टोटल? तो टोटल जो अवार्ड मिले वो मिले 19 नेशनल अवार्डीज थे इसमें और 9 शिल्प गुरुज थे। सो आंसर है A।
वो शिल्पकार कौन है जिन्हें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी वो स्कल्प्टर जिन्हें एनजीएमए का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है? ये ओडिशा के हैं और इनका नाम है अद्वैत गदा नायक। अद्वैत गदा नायक। और एक उड़ीसा के मिट्टी से बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो मिट्टी से बनी हुई आर्ट है, उनका नाम है, पीछे अपने पटनायक आते हैं, उनका पहला नाम में मेरे दिमाग से निकल रहा है, मिस एस पटनायक है, एस से शायद सुदीप पटनायक ऐसे उनका नाम है, तो वो भी आपको याद रखना है क्योंकि वो भी बहुत सारे कंपटीशन वगैरह जीतते रहते हैं। तो ये दो व्यक्ति हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनमें से वो कौन से पहले भारतीय हैं जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया इवेंट में मेडल जीता? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ये हांगकांग के अंदर हुई थी मिस्टर ओलंपिया इवेंट, और ये बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है। तो इनका जो नाम है वो है इकबाल सईद। इकबाल सईद मुंबई के हैं ये। भारत का पहला एम्फीबियस बस प्रोजेक्ट कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? हरिके वेटलैंड में। इस बस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है हरिके क्रूज, और ये लॉन्च किया है पंजाब ने। और ये एक ऐसी बस है जो पानी में भी चल सकती है और जमीन पर भी चल सकती है। जैसे इस तरह के जानवर इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे मेंढक होता है, राना टिग्रीना वगैरह। तो पंजाब ने लॉन्च किया है हरिके क्रूज नाम का एम्फीबियस बस प्रोजेक्ट। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग कारणों से, तो मैं बताता हूं क्यों। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो थे राहिल शरीफ, और इनकी जगह अब बने हैं कमर बजवा। और पाकिस्तान के आईएसआई जो चीफ हैं वो पहले थे रिजवान अख्तर, और अब इनकी जगह बने हैं नावीद मुख्तार। तो आंसर है नावीद मुख्तार, ये बने हैं डायरेक्टर आईएसआई के। यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यूनिसेफ जो बच्चों के लिए कार्य करती है, और ये भारतीय अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा। और एक बात और याद रखनी है, इस कैंपेन का नाम था फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए। इनमें से कौन से फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें बैलोन डॉर अवार्ड मिला है? ये फ्रांस की सरकार देती है, फ्रांस की जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो देती है बैलोन डॉर, यानी साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। चौथी बार ये प्राइज मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और लियोनल मेसी 5 बार जीत चुके हैं। और फाइनलिस्ट थे ये 3, एंटोन ग्रिजमैन तीसरे नंबर पे रहे, लियोनल मेसी दूसरे पे रहे, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर पे रहे। चौथे नंबर पे थे लुइस सुआरेज। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का छठा अध्याय कहां पर अभी अभी हुआ? यह अध्याय हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को लेकर हुआ। इसका जो एजेंडा था वो था हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। छठा अध्याय एशियन पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई? अभी अभी आयोजित की गई, ये नई दिल्ली के अंदर दिसंबर के दूसरे हफ्ते में। भारत CERF सेंट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स फंड, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का रेस्पॉन्स फंड है, इसे कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, कितना पैसा दान में देगा? तो ये पैसा है 5 लाख अमेरिकी डॉलर, 5 लाख US डॉलर। ग्रोफर ने इनमें से कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है अपनी नई स्कीम के लिए, जिससे जो कंज्यूमर है वो कैश डिलीवर करवा सकते हैं घर में 2000 रुपए तक? ग्रोफर जो कि एक ऑन डिमांड ई कॉमर्स मोबाइल और वेब एप्लीकेशन है, तो इन्होंने पार्टनरशिप की है येस बैंक के साथ। इनमें से कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसके साथ टाई अप किया है? यानी अब आप अपने जो हाईवे पे टोल टैक्स भरते हो वो इस कंपनी के ऐप से भर सकते हो। आप उसमें QR कोड को स्कैन कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। तो ये कंपनी है पेटीएम, जिसके फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। सुल्तान मोहम्मद पंचम यानी सुल्तान मोहम्मद द फिफ्थ, ये कौन से देश के राजा अभी अभी स्वॉन इन किए गए, कौन से देश के राजा बने? 15वें राजा बने हैं ये इस देश के। ये देश है मलेशिया, जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर। थाईलैंड के नए राजा कौन बने हैं? चलिए आपके लिए एक सवाल, थाईलैंड के नए राजा कौन बने हैं? अगर पता है तो आप लिखिए कमेंट्स में। इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। चैपकॉन्स वो फुटबॉल क्लब है जिसके खिलाड़ी प्लेन में जा रहे थे और ये प्लेन क्रैश हो गया, तो सारे के सारे खिलाड़ी इसमें उनका निधन हो गया। बहुत अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट था। तो उसमें एक गोलकीपर भी थे जो इनिशियली बच गए थे पर बाद में इनका निधन हो गया। इनको ब्राजील का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला पोस्थ्यूमस, यानी मरने के बाद, वोटिंग हुई थी उसके अंदर। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनिलो। तो डेनिलो भी याद रखना है आपको, और आपको ये क्लब भी याद रखना है जिसके सारे खिलाड़ी मारे गए प्लेन क्रैश में। इसका नाम है चैपकॉन्स। और इसी तरह की ट्रेजेडी अगर आपको याद हो, आज से 60-70 साल पहले हुई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में भी। तो उनका भी जर्मनी से जो प्लेन था वो जैसे ही उड़ा अचानक क्रैश हो गया था, तो बहुत सारे खिलाड़ी उसमें मारे गए थे। हालांकि उनके कुछ खिलाड़ी थे जो बच गए थे, जैसे बॉबी चार्ल्टन वगैरह, ये सब बच गए थे। तो उसी ट्रेजेडी की याद दिलाती है ये ट्रेजेडी, चैपकॉन्स फुटबॉल क्लब।
इनमें से कौन सी भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्हें मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर, यानी इनके खेल में सबसे ज्यादा विकास हुआ, ऐसा कहा वर्ल्ड फेडरेशन का जो एनुअल फंक्शन था उसमें इनको यह अवार्ड मिला है मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर। इन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी जीता, हालांकि कैरोलिना मारिन से हार गई, पर कैरोलिना मारिन दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी थी, उनसे हारना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ये खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, और अभी अभी जो वर्ल्ड सुपर सीरीज हुई थी उसमें पीवी सिंधु ने कैरोलिना मारिन को हरा दिया इनफैक्ट, लेकिन ये फाइनल में हार गई। इनमें से किस व्यक्ति को एफपी मैगजीन आती है अमेरिका में, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन बोलते हैं जिसे एफपी, उसने 15 ग्लोबल थिंकर्स के अंदर इसका नाम आया है। कौन से भारतीय का नाम आया है इस मैगजीन के 15 ग्लोबल थिंकर्स के अंदर, खासकर जो फॉरेन रिलेशंस हैं, डिप्लोमेसी है, उसको लेकर? तो ये है सुषमा स्वराज। अभी अभी इनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज। भारत की क्या रैंक है मिलिट्री बजट स्पेंडर्स के अंदर, यानी भारत 50 बिलियन से ज्यादा हर साल खर्चा करता है अपनी मिलिट्री के ऊपर, तो भारत का पूरी दुनिया में कौन से नंबर पे स्थान आ गया है अपनी फौज पे खर्चा करने वाले देशों के अंदर? और हम रशिया से भी ज्यादा खर्चा करते हैं अब अपनी फौज के ऊपर, तो रशिया को हमने पीछे छोड़ दिया है। रशिया को ही नहीं, हमने सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया है। तो भारत का अब स्थान हो गया है चौथा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है अमेरिका, यूएसए नंबर 1, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे यूके, और फिर हम है 4th, और फिर हमारे बाद है सऊदी अरब, और छठे नंबर पे है रशिया। इनमें से कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्पोर्ट्स एरिना बनेगा जिसमें 15,400 लोग एक ही साथ बैठ सकते हैं? कहां पर बनेगा ये भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जिसमें 15,400 लोग तक एक साथ बैठ सकते हैं? और बहुत सारे खेलों के लिए बनेगा ये, टेनिस, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, बहुत सारे खेल इसमें खेले जाएंगे। ये बनेगा कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। अभी अभी ये किताब लिखी है, ये एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, पर्वतारोही भी हैं। इस किताब का नाम है मैनी एवरेस्ट्स, एन इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू रियलिटी। मैनी एवरेस्ट्स, एवरेस्ट आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। एन इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू रियलिटी, इसको लिखा है आईएएस ऑफिसर और पर्वतारोही रविंदर कुमार जी ने। सो ये थे बेस्ट क्वेश्चंस इस हफ्ते के, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन थे इस हफ्ते के, मतलब कंसेप्चुअल थे बहुत ज्यादा, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें इन 150 क्वेश्चंस में से कम 10 आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अगर आप क्लर्क मेंस दे रहे हैं, या फिर आप सेंट्रल वेयरहाउसिंग का दे रहे हैं, या फिर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला जो वीडियो है मील का पत्थर साबित होगा। और 3rd वीक का जो दिसंबर का वीडियो है, मैं कल शाम तक आपके लिए लेकर आऊंगा हिंदी भाषा में। ओके बाय।